शुरू किया जाए। आज हम लोगों को पढ़ना क्या है? हम लोगों ने पिछले दिन पढ़ा था अध्यारोपण का सिद्धांत और कूलॉम्स लॉ हो चुका है। वेक्टर फॉर्म भी हम लोग पढ़ चुके थे। अभी इसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम लोगों को जानना है, उसके बाद में हम न्यूमेरिकल भी आज देखेंगे इस पर बेस। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कूलॉम के नियम में जो फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग किस चीज़ का, वैद्युत बल का। और वैद्युत बल का जो फार्मूला होता है F = 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r²। ठीक है, यहाँ पर 1/4πε0 का वैल्यू हमें पहले से पता है, ये कितना होता है 9.0 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर, शायद यही होता है। ठीक है, इसके बाद में Q1 Q2 दो आवेश हैं जिनके बीच में बल लग रहा होता है। R क्या होती है उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी। इतना अभी तक हम लोग जानते हैं, लेकिन ये फार्मूला हम उसी वक्त लगाएंगे जिस समय दोनों आवेश वायु या निर्वात में स्थित होंगे। मतलब हम ये फार्मूला उस समय का कह सकते हैं जब दोनों आवेश वायु या निर्वात में स्थित हों। ठीक है, अगर हम कहते हैं ये दोनों आवेश किसी दूसरे मीडियम में हो, किसी दूसरे माध्यम में हो, ऐसी स्थिति में बल क्या हो जाएगा? मतलब वायु में रखे हुए हैं दोनों आवेश, तो उनके बीच में लगने वाला बल का फॉर्मूला हम लोगों को पता है F = 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r²। ठीक, कूलॉम ने दिया। इसके बाद में इन्हीं आवेशों को अगर हम जल में रख दें या किसी ऑयल में रख दें, तेल में रख दें, तो ऐसे सिचुएशन में उनके बीच लगने वाला बल जो होगा वो इतना नहीं रहेगा, कुछ तो बदलेगा, लेकिन वो कितना हो जाएगा ये हम लोगों को समझना है। ठीक है, तो जब किसी हम अन्य माध्यम की बात करें, ठीक है, अन्य माध्यम के लिए वायु या निर्वात को छोड़ करके जब हम किसी अन्य माध्यम की बात करेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा F = 1/4πε0। यहाँ पर हम K लगा देते हैं। ठीक है, K यहाँ पर है क्या ये, तो ये बोला जाता है K को हम बोलते हैं परावैद्युतांक। परावैद्युतांक किसका? उस माध्यम का जिस माध्यम में रखे हैं ये दोनों आवेश। ठीक है, इंटू Q1 Q2/r²। फार्मूला वैसा ही है बिल्कुल, सिर्फ यहाँ पर K ऐड हो गया है। ठीक है, K का मतलब क्या है? परावैद्युतांक, और परावैद्युतांक किसका? उस माध्यम का जिस माध्यम में रखे गए हैं। अगर हम वायु या निर्वात के लिए इस K का मान की बात करें, वायु अथवा निर्वात, वायु तो जानते हो, निर्वात को जानते हो। निर्वात एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर वायु भी ना हो, ठीक है, जहाँ पर हवा भी ना हो। ठीक है, तो वायु या निर्वात के लिए इस परावैद्युतांक K का मान 1 माना जाता है। ठीक है, परावैद्युतांक K का मान कितना? 1। ये K अलग है, और यहाँ पर इसको भी तो हम लोग K बोलते थे, इसको भी तो K बोलते थे, ये K अलग है। ये स्मॉल K हम लिखते हैं, इसे कैपिटल K लिखते हैं। ठीक है, तो इसे हम कैपिटल K लिखेंगे। कई बुक्स में इसे दूसरे तरीके से व्यक्त किया है, ये εr से व्यक्त करता है, लेकिन हम लोग कैसे व्यक्त करेंगे? व्यक्त करने का कोई मेन फंडा नहीं होता है। आप F से बल को व्यक्त किया जाता है, नॉर्मल सभी मान करके चलते हैं कि बल को F से व्यक्त करते हैं। हम लोग चाहें तो बल को W से भी व्यक्त कर लें, क्या जाता है हमारा, हम W से व्यक्त करेंगे, लेकिन लिख दें कि हाँ ये फोर्स है। हम लिख दें कि किसी पर लगने वाला बल W बराबर जो भी दिया है उसका वैल्यू रख दिया, क्या दिक्कत है? हम लिख तो कुछ भी सकते हैं किसी चीज़ को, लेकिन जो नॉर्मली तरीके से सब लोग मानते हैं वो हम लोग मान के चलते हैं, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है समझने में ना। तो बहुत सी बुक्स में आपको εr से ये चीज़ K को व्यक्त करते हैं, और कुछ बुक में K लिखा जाता है, तो हम लोग K लेकर के चलते हैं क्योंकि हमने हमेशा अभी तक K ही पढ़ाया है। ठीक है, आप समझते रहना, अगर कहीं पर बुक में मिल जाए ε0 तो इसका मतलब भी वही K होगा। ठीक, अब ये देखिएगा F = फार्मूला क्या हो गया, 1/ε0 इंटू K
Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, के है परावैद्युतांक। वायु या निर्वात के लिए इस के का मान कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, तो अन्य माध्यम के लिए क्या होगा? अन्य माध्यम के लिए जब भी हम के की बात करेंगे तो के हमेशा बड़ा होगा 1 से बड़ा होगा। सबसे कम के का मान वायु या निर्वात के लिए ही होता है। के का मान वायु या निर्वात के लिए 1 है। और किसी भी माध्यम की बात करेंगे, जल की बात करें या फिर किसी तेल की बात करें या फिर किसी अन्य माध्यम की बात करेंगे तो हमें हमेशा के का मान 1 से अधिक मिलेगा। ठीक है, कभी कभी ये ऑप्शन में क्वेश्चन आ जाता है कि बताइएगा इसमें कौन सा परावैद्युतांक नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन दे देता है 1, 2, 3, 30%, ऐसे ऑप्शन दे देता है। अब कहेगा कौन नहीं हो सकता, अब बताइएगा कौन नहीं हो सकता परावैद्युतांक। 1 हो सकता है, वायु या निर्वात का 1 है परावैद्युतांक। 2, 3 ये 1 से बड़े हैं तो किसी न किसी माध्यम के परावैद्युतांक ये हो भी सकते हैं। 30% की बात करें, क्या 30% 1 से बड़ा है? तो हम लोग निकाल के देखें, परसेंट को हम लोग वैल्यू में चेंज करें। 30% का मतलब बटे 100 होता है। काट दिया भाई, 3/10, 3 के 10 भाग करते हैं तो क्या 1 के बराबर होगा या 1 से कम होंगे भाग? बस ही बात है, कम होगा। इसका मतलब हुआ 0.3 ना, तो 0.3 1 से कम हो गया। इसका मतलब है ये किसी भी माध्यम का परावैद्युतांक नहीं हो सकता है। ठीक है, छोटी से छोटी बात आपको पकड़ के चलना है। तो परावैद्युतांक हमेशा 1 से बड़ा होगा या फिर 1 के बराबर हो सकता है। ठीक है, कभी भी 1 से कम नहीं हो सकता। ठीक, चलो, तो अभी हम लोगों ने ये फॉर्मूला जाना है और ये फॉर्मूला जाना है। ये वायु या निर्वात के लिए है, इसलिए वायु या निर्वात के लिए जब भी हम किसी भी चीज़ की बात करेंगे तो हम लोग नॉट लगा देंगे। वायु या निर्वात के लिए बल को हम लोग क्या लिख देंगे? F0। ठीक है, लिख दिया हमने F0, क्या दिक्कत है? अन्य किसी माध्यम के लिए बल को लिखा तो FM लिख दिया। M मतलब है मीडियम, किसी अन्य मीडियम के लिए हो गया। लेकिन जहाँ पर किसी माध्यम की बात नहीं करेगा वहाँ पर हम केवल M लेकर के चलेंगे, केवल F बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इनके बीच में बल कितना? F। लेकिन जब दो माध्यम की बात करने लगेगा तब हम F0 और FM का इस्तेमाल करेंगे, तो समझ में आएगा कि F0 हम वायु या निर्वात के लिए कर रहे हैं और FM किसी अन्य माध्यम के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को देखें तो हमें एक चीज़ पता चलती है, और वो चीज़ क्या पता चलती है ज़रा ध्यान से देखिएगा। कुछ बुक्स में आपको इस फार्मूले को इस तरह से भी लिखा हुआ देखा गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन, ओनली एप्सिलॉन, ओके, इनटू Q1 Q2 अपान R। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहेगा तो वायु या निर्वात के लिए है। केवल एप्सिलॉन बोलेंगे तो किसी अन्य माध्यम के लिए हो गया, या एप्सिलॉन M कह सकते हैं किसी अन्य माध्यम के लिए। ठीक है, एप्सिलॉन M का मतलब क्या है? तो एप्सिलॉन M का मतलब है एप्सिलॉन नॉट इंटू के। अगर हमें के पता चल जाए तो हम एप्सिलॉन M निकाल सकते हैं। जैसे इसको मतलब ये तो यहाँ पर सिंपल सी बात यही तो हो गई है कि ये इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को देखें तो ये हैं तो सेम ही इक्वेशन। ठीक है, अगर सेम इक्वेशन है तो इसका मतलब है एप्सिलॉन M की जगह पर हम क्या लिखे? यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट इंटू के लिखे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम के निकालें यहाँ से तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन M अपान एप्सिलॉन नॉट। परावैद्युतांक के लिए एक सूत्र हो गया है। अगर कभी भी दे आपको किसी माध्यम में ये एप्सिलॉन M दे दे और एप्सिलॉन नॉट दे दे तो हम उसका परावैद्युतांक उस माध्यम का निकाल सकते हैं इनको भाग करके। या फिर यहाँ पर ऐसे परावैद्युतांक तो कभी नहीं पूछता है, लेकिन एक्चुअल में के दे देता है। एप्सिलॉन नॉट हमको पता होता है, भाई पता है ना एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, जरा बताओ सत्यम। हाँ, 8.85 इंटू 10⁻, बताओगे कुछ? कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है। एप्सिलॉन नॉट हमें ऑलरेडी पता होता है। अगर के का मान दे दे कि कोई आवेश जल में रखा है
ठीक है। और जब जल में रखा है, अब हमें जल के परावैद्युतांक की आवश्यकता होगी बल निकालने के लिए, तो ऐसी स्थिति में जल का परावैद्युतांक दे देगा, जिसका परावैद्युतांक 6 है। तो परावैद्युतांक 6 है, तो हमें पता चल गया K 6 है। तो जब K 6 है तो हम निकाल लिए एप्सिलॉन m कितना होगा। तो एप्सिलॉन m कितना होगा, तो हम निकाल सकते हैं एप्सिलॉन m निकालना है तो एप्सिलॉन नॉट और K की गुणा कर लेंगे, K इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन m हम निकाल सकते हैं, K का वैल्यू 6, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हमारे पास है, आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अक्सर क्वेश्चन में K का मान दिया होता है, एप्सिलॉन m का मान नहीं दिया होता है, ठीक है। K का मान दे देगा, इस माध्यम का परावैद्युतांक कितना है, ठीक है। अभी हम लिखवा देंगे, परेशान ना हो ये सब बातें। तो अभी हम लोगों को ये पता चला है कि K और एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन m के बीच में एक रिलेशन आया है, K इक्वल टू एप्सिलॉन m अपान एप्सिलॉन नॉट बोले, या फिर इसको हम लोग ऐसे याद रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, एप्सिलॉन m इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ऐसे याद रखा, एप्सिलॉन m निकालना तो एप्सिलॉन नॉट का K गुना कर दो। K क्या है, उस माध्यम का परावैद्युतांक है। अगर किसी माध्यम का परावैद्युतांक 81 है तो उसका एप्सिलॉन m कितना हो जाएगा, तो सिंपल सी बात 81 से गुणा कर दिया एप्सिलॉन नॉट की, ठीक है, तो निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक किसी अन्य माध्यम के लिए परावैद्युतांक का फार्मूला देखा है, मतलब फार्मूला देखा हम लोगों ने बल के लिए, Fm इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, या एप्सिलॉन नॉट K को हम लोगों ने क्या लिखा, एप्सिलॉन m, किसी अन्य माध्यम के लिए, ठीक है। डायरेक्ट ये सूत्र लगाएं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डायरेक्ट ये सूत्र लगाओगे तो एप्सिलॉन नॉट हमें पता है, K का मान दिया होगा वो हम रख लेंगे। अगर ये आप फार्मूला लगाते हो तो एप्सिलॉन m निकालना पड़ेगा तुम्हें, तो निकालोगे तो फिर एप्सिलॉन नॉट और इंटू K गुणा करोगे तुम निकालोगे, तो ज़्यादा बेहतर होगा, हम लोग ये फार्मूला लगाया करेंगे, ठीक है। Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, तो ये फार्मूले हैं, थोड़े दिमाग में बसा के हम लोग रखेंगे। अब हम जरा बात करें अगर एक और चीज़ की, कि इस वाले और इस वालों की तुलना करें जरा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको इससे भाग कर दें या इसको इससे भाग कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हम समीकरण 1 को 3 से भाग करते हैं, ठीक है। समीकरण 1 मतलब F0, और इसका भाग करना है किससे, Fm से, क्लियर, इक्वल में इस पूरे को भाग करना है इस पूरे से, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर को भाग करना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन m वाला लिख दिया है, चलो इसको लिख लेते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इससे हम लोग ज़्यादा कंफ्यूज होंगे, ठीक है। तो बेहतर होगा कि इसको तुम याद ही ना रखो, ठीक, बवाली हटा दो यहाँ से, नहीं तो दिमाग में कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। किसी वायु या निर्वात के लिए फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट तक, अन्य माध्यम के लिए साथ में K लगा दिया, बस, ठीक, काम खत्म। अच्छा, यहाँ से हम काट सकते हैं, ये K बच गया, यहाँ पे K बच गया, ये पूरा खत्म हो गया। तो मतलब है F0 अपान Fm, ठीक है, इक्वल क्या हो जाएगा 1/1, ये ऊपर तो 1 है, नीचे 1/K बचेगा भाई, ये नीचे केवल K ना बचा देना, ये K पलट के ऊपर जाएगा ना, तो क्या बन जाएगा K इक्वल F0 अपान Fm, क्लियर है ना। हम लोग यहाँ से Fm अगर निकालें, Fm भैया वो सुनने वाला नहीं है, 98.3 कौन सा होता है, मिर्ची, ये बंद हो गया। तो Fm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Fm को इधर लाएं तो K अपान में चला जाएगा, इसका मतलब है F0 अपान K, ठीक। अब इस फॉर्मूले को देखिए और एक बात में पता चलेगी, इस फॉर्मूले को देख करके बात क्या पता चलेगी, K हमेशा 1 से बड़ा होता है, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, कुछ भी होगा, 1 से बड़ा होगा। Fm किसी माध्यम में लगने वाला बल, F0 वायु या निर्वात में लगने वाला बल। वायु या निर्वात में लगने वाले बल को जब हम भाग करेंगे 1 से बड़ी संख्या से, क्योंकि K का मान 1 से बड़ा होने वाला हमेशा, तो वो कम होगा या ज़्यादा होगा, ये बताइए। मतलब हमने ये कहा
कि मैंने 10 को भाग किया 1 से, तो कितना आएगा भाई? 10 को भाग किया 1 से छोटी संख्या से, 1 से छोटी संख्या से, दशमलव हटाया, 0 बढ़ाया, काट दिया, 20 बढ़ गया ना। 1 से छोटी संख्या से जब भी हम भाग करते हैं तो संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है वैल्यू उसकी। लेकिन अगर हम भाग करें 1 से बड़ी संख्या से, अब बताओ वैल्यू कितनी? घट गया ना। मतलब 1 से बड़ी संख्या से जब भी हम किसी संख्या को भाग करते हैं तो हमेशा उसकी वैल्यू घट जाती है। k का मान 1 से बड़ा होगा कि छोटा? k का मान हमेशा 1 से बड़ा होने वाला है। इसका मतलब है f0 को जब हम k से भाग करेंगे तो ये वैल्यू कम होगी कि ज़्यादा होगी? कम हो जाएगी। इसका मतलब है fm जो होगा वो हमेशा f0 से कम निकलेगा। अगर f0 10 था और k 2 था तो fm कितना निकालेंगे हम? 5 ही तो निकालेंगे। इसका मतलब है कि fm जो होगा वो हमेशा छोटा होगा किससे? f0 से, या फिर बराबर हो सकता है। बराबर कब होगा? जब वायु या निर्वात की बात करेंगे, वैसे स्थिति में हम fm को f0 ही लिखेंगे। सिंपल सी बात है, समझ रहे हैं ना। fm हमेशा f0 से छोटा होगा, कम होगा। मतलब किन्हीं दो आवेशों को अगर हम वायु में रखेंगे, ठीक है, उतनी दूरी पर जितनी दूरी पर हम किसी अन्य माध्यम में रखने वाले हैं। मान लिया कि ये है हमारा वायु का माध्यम और ये है हमारा कांच का माध्यम, ठीक, मान लिया है कांच का माध्यम। हमने दो आवेशों को Q1 और Q2 को r दूरी पर रखा है। यहाँ पर कुछ बल लग रहा है F, मान लिया ये F बल लग रहा है, ठीक है। ये वायु में रखा है तो F0 मान लेते हैं, ये F0 बल लग रहा है, ठीक है। और इतनी ही दूरी पर, r दूरी पर ही हमने इसमें रख दिया दोनों आवेशों को, ठीक है, r दूरी पर ही, तो इसमें भी बल लगेगा Fm। तो ये वाला बल ज्यादा होगा कि ये वाला बल ज्यादा होगा? दूरी बराबर है, दूरी बराबर है, आवेश बराबर है। Q1 Q2 वहां पर भी है, Q1 Q2 यहाँ पर भी है, r दूरी पर वहां भी रखे हैं, r दूरी पर यहाँ भी रखे हैं, लेकिन बल यहाँ पर F0, यहाँ पर Fm, क्या बराबर दोनों बल होंगे? तो नहीं बराबर होंगे। क्यों नहीं बराबर होंगे? क्योंकि कांच का परावैद्युतांक कहीं ना कहीं वायु से अधिक होगा, और परावैद्युतांक अगर अधिक है तो बल कम हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो किसी वायु या निर्वात के अलावा अन्य किसी भी माध्यम में हम आवेशों को रखते हैं तो हमेशा बल घट जाता है। आवेश मतलब बल हमेशा घट जाएगा। अब कितना घट जाएगा? तो k टाइम घट जाएगा, k गुना घट जाएगा। जैसे अगर हमने बात कर दिया कि कांच का परावैद्युतांक 2 है तो बल कितना हो जाएगा? मान लिया इसके बल को हमने कहा F0 जो है वो F था या 40 था, हमने मान लिया, चलो ठीक है ऐसे मान लें यार, 40 न्यूटन है। तो ये Fm कितना होगा अगर परावैद्युतांक 2 है? परावैद्युतांक बता दिया 2 है, परावैद्युतांक मतलब k अगर 2 है तो Fm बता दो। तो 40 अगर ये है तो ये कितना हो जाएगा? 40 को 2 से भाग कर दो भैया, 20 निकल आएगा। यही तो अभी हम लोगों ने सीखा है ना। Fm निकालना तो F0 को k से भाग कर देना है। F0 हमारे पास 40 है और k हमारे पास 2 है, हमने निकाल लिया, कांच में रखा। जब रखेंगे उतनी ही दूरी पर तो बल कितना होगा? समझ रहे हो ना। तो हमेशा k गुना घट जाएगा, ठीक। तो ये छोटी छोटी बातें जो हैं ये ऑप्शन के लिए ज़्यादा ज़रूरी होंगी, और बीच बीच में जब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट यूज होते रहते हैं, ठीक है। केवल इतना तो ऑप्शन में ही पूछेगा कि किसी वायु या निर्वात में किन्हीं दो आवेशों के बीच में बल 50 न्यूटन है, जब इन आवेशों किसी अन्य ऐसे माध्यम में रखा जाता है जिसका परावैद्युतांक 20 है, तो उतनी ही दूरी पर स्थित आवेशों के बीच में बल का मान बताइए। तो हम क्या करेंगे? परावैद्युतांक 20 बता दिया है, बस उस 50 को 20 से भाग कर देना, ढाई आ जाएगा। समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो एक काम करते हैं और इसको फॉर्मूला नोट करते हैं ना, तो लिखिएगा ज़रा। लिखिए, वायु या निर्वात में
वायु या निर्वात में स्थित दो आवेशों मतलब Q1 और Q2, ठीक है, Q1 Q2 के बीच लगने वाला वैद्युत बल, सबसे पहले हम लोग ऐसे लिखेंगे F0 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ठीक। ये तो पहली बात हो गई, इक्वेशन 1 बना देते हैं इसे। दूसरी बात, अन्य किसी माध्यम में स्थित दो आवेशों Q1 व Q2 के बीच लगने वाला वैद्युत बल क्या हो जाएगा, Fm इक्वल 1/4πε0 साथ में K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, इक्वेशन 2। यहाँ पर जो K है ये क्या है, तो मैंने बताया K माध्यम का परावैद्युतांक है, माध्यम का परावैद्युतांक है जिसका मान वायु या निर्वात के लिए एक व अन्य माध्यमों के लिए एक से अधिक होता है, ठीक। अन्य माध्यमों के लिए क्या होता है, एक से अधिक होता है। अब हम यहीं पर अगर इन दोनों को भाग कर दें, मतलब समीकरण 2 को समीकरण 1 से, हाँ, 1 से भाग देने पर, ठीक, जब हम भाग करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये Fm को भाग करना है F0 से, इक्वल इसको भाग करना है इससे, इसको मतलब 1/4πε0 K को Q1 Q2 अपान R स्क्वायर को भाग करना है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर से। सब कटेगा, बस K नहीं कटेगा, मतलब 1/K बचेगा। Fm अपान F0 इक्वल 1/K, या फिर हम इसको ऐसे लिख दें Fm बराबर F0 अपान K, मतलब किसी अन्य माध्यम में बल जो होगा वो हम कैसे निकालेंगे, F0 को K से भाग कर देंगे। तो ये फॉर्मूला हमारा निकल आया, और इसको नोट करो जल्दी से, फिर आगे बढ़े। ठीक, मिटा दें। चलो आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स की ओर चलते हैं, जो कूलाम के नियम पर बेस्ड न्यूमेरिकल। भाई कूलाम का नियम जो है हम कह सकते हैं पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक की जान है ये, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझना है। जान मतलब तुम्हारी क्यूटी नहीं,
क्या कहते हैं, लाइफ, लाइफ लाइन नहीं, लाइफ ओनली, ठीक है। चलो देखते हैं, न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं कूलाम के नियम पर बेस, न्यूमेरिकल्स, ओके। 2-3 प्रकार के न्यूमेरिकल आते हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहले एक टाइप का न्यूमेरिकल ऐसा आता है, हम ऐसे लिख देते हैं टाइप फर्स्ट न्यूमेरिकल, ठीक है। टाइप फर्स्ट प्रकार का न्यूमेरिकल क्या आता है, बहुभुज के प्रकार का, बहुभुज, बहुभुज प्रकार का न्यूमेरिकल कैसा दिया जाता है, देखिएगा। जैसे हम बात करें, यहाँ पर इस तरह से दे देगा कि एक ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड ए हैं, ठीक है। तीनों वर्टेक्स पर आवेश है Q Q Q, तीनों पॉजिटिव है, ठीक। अब पूछ देगा A B C, तो C पर स्थित आवेश पर लगने वाला बल कितना है, पूछ देगा। ये क्वेश्चन यहाँ पर दे देगा, C पर स्थित आवेश पर लगने वाला बल आपको ज्ञात करना है, ठीक। क्वेश्चन दिया है, एक ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड ए हैं, मतलब हम कह सकते हैं कि ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक। और तीनों सिरों पर या तीनों शीर्षों पर आवेश Q Q Q बराबर आवेश स्थित हैं। अब हमें बिंदु C पर स्थित आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात करना है, ठीक। कैसे ज्ञात करेंगे इसको हमें देखना है, लेकिन उससे पहले 2 बातें हम जो बताने जा रहे हैं पहले ये समझ लो। बल जो है एक सदिश राशि है, बल सदिश राशि है, और जब भी हम सदिश राशियों को जोड़ते हैं तो जोड़ने के लिए हमने कल फार्मूला बता दिया था, किन्हीं भी 2 सदिश राशियों को जोड़ करके जो उसका रिजल्ट आता है, मतलब रिजल्टेंट वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, दोनों का 2AB cos थीटा, यही होता है ना, क्लियर। दूसरी बात, पहली बात तो ये, दूसरी बात और जानना है, कोई भी 2 आवेश, या मतलब आवेश नहीं, मतलब कोई भी 2 वेक्टर अगर हैं और 2 वेक्टर इस तरह से यहाँ पर इस तरह से दिखाए गए हैं, वेक्टर A ये है, वेक्टर B ये है, ठीक है। तो इनका रिजल्टेंट जो होगा वो तो हम निकाल लेंगे इस फार्मूले से। अगर ये दोनों वेक्टर बराबर हैं, मतलब जितना वेक्टर A का परिमाण है उतना ही वेक्टर B का परिमाण अगर है, मतलब वेक्टर A और वेक्टर B के परिमाण अगर बराबर हैं, वेक्टर A का मान मान लिया ये 30 न्यूटन है, ये भी 30 न्यूटन है, ठीक है। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा, इसका डायरेक्शन दिखाया गया है, A का डायरेक्शन ये है, B का डायरेक्शन ये है, लेकिन जो इनका रिजल्टेंट आएगा, जो R आएगा, उसका डायरेक्शन कहाँ पर होगा, तो याद रखिए उसका डायरेक्शन इन दोनों के बीच में होगा, ये R का डायरेक्शन होगा, क्लियर। अगर ये दोनों बराबर हैं तब ऐसा होगा कि बिल्कुल बीचों बीच में होगा, ठीक है। अगर ये मान लिया 60 अंश का कोण था तो अब ये 30 इधर हो गया और 30 इधर हो गया, क्लियर। ये 2 बातें क्लियर हैं। रिजल्टेंट निकालना है अगर तो हम इस फार्मूले से निकालेंगे, और इनका अगर रिजल्टेंट का डायरेक्शन हम देखेंगे तो उन दोनों के बीचों बीच, क्लियर है ना। अब हम देखते हैं आगे, इधर आते हैं और इसको समझते हैं। ध्यान से देखिए, मैंने बताया था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सापेक्षता, सॉरी क्या बोलते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत, सापेक्षता का सिद्धांत बोलने जा रहे थे। मतलब यहाँ पर अगर इस पर आवेश देखना है तो इस पर आवेश जो हम निकालेंगे वो मतलब इस पर अगर हम बल निकालना चाहते हैं तो इसके द्वारा कितना बल लगा पहले वो निकालें, फिर इसके द्वारा कितना बल लगा पहले वो निकालें, दोनों बलों को हम निकालेंगे, फिर उन दोनों बलों का परिणामी निकाल लेंगे और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। समझ पा रहे हैं ना, पहले समझ लेना है। तो यहाँ पर हम इसके द्वारा इस पर कितना बल लगेगा और किस डायरेक्शन में लगेगा, तो हमें पता है ये प्लस है, ये प्लस है, तो रिपल्सिव फोर्स होगा,
रिपल्सिव होगा। रिपल्सिव होगा तो ये इस डायरेक्शन में होगा कि इस डायरेक्शन में होगा, बताओ जरा। बाहर की ओर होगा ना, तो ये तो डायरेक्शन नहीं होगा, मतलब इसके द्वारा जो इस पर बल लगाया जाएगा वो इस दिशा में होगा। और इस बल को हम लोग क्या लिखेंगे, एफ सी पर लग रहा है, किसके द्वारा, ए के द्वारा, तो एफ सी ए लिख देते, कोई दिक्कत। इसके द्वारा भी तो इस पर बल लगाया जाएगा, उसका डायरेक्शन किधर होगा, ये होगा, इसका डायरेक्शन ये हो गया। अब इसको हम क्या लिखेंगे, एफ सी बी के द्वारा सी पर लग रहा है, ठीक है। तो ये दोनों फोर्स हम पहले तो निकाल लें, एफ सी ए कितना है, एफ सी बी कितना है, तो एफ सी ए निकालें जरा, एफ सी ए, एफ सी ए, एफ सी ए का मतलब हो गया ए के द्वारा सी पर लगने वाला बल। और बल के लिए फार्मूला दिया है हमारे पास, गुलाम ने दी है, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर किसी मीडियम की बात नहीं कर रहा है, तो हम मीडियम से कोई लेना देना नहीं रखेंगे, वाई या निर्वात मान के ही चलेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, फार्मूला हमारे पास है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यही तो होता है ना गुलाम का नियम, ठीक है। तो एफ सी ए इतना होगा, तो एफ सी ए इक्वल, जरा ध्यान से देखिएगा, एफ सी ए इक्वल क्या हो जाएगा, के Q1, Q1 का मतलब तो Q है, Q2, Q2 का मतलब भी Q है, यही तो है दोनों Q Q, अपान आर स्क्वायर, दूरी मतलब दोनों के बीच की कितनी है, a, तो a स्क्वायर, कोई दिक्कत। इसको हम क्या ये लिख सकते हैं, एफ सी ए को हम क्या ये लिख सकते हैं, के Q स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, Q स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, कोई दिक्कत। इसी प्रकार अगर हम एफ सी बी कहें निकालने को, तो क्या हो जाएगा भाई, एफ सी बी क्या होगा, फिर वही होगा, फार्मूला तो यही रहना है, के अपना वही रहेगा, Q1 Q2 दोनों Q है, ये भी Q ये भी Q, अपान आर स्क्वायर दूरी भी है, तो मतलब एफ सी बी जो होगा वो क्या होगा, के Q स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। अच्छा, ये जो मैं फार्मूला दे रहा हूँ, मतलब जो क्वेश्चन दिया है मैंने, वो किसी वैल्यू को लेकर के नहीं दिया है, मतलब यहाँ पर ए का मान कुछ भी दे देगा, 2 मीटर की दूरी पर 3 मीटर भुजा वाला, 3 सेंटीमीटर भुजा वाला, कुछ भी दे देगा, वो हम लोग केवल ए लेकर के चल रहे हैं। क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है, उसकी जगह पर क्यू का मान कुछ भी दे सकता है, 3 माइक्रोकुलाम 10 माइक्रोकुलाम जो भी देगा उसके अनुसार लिख लेंगे। हम कॉन्सेप्ट केवल आपको बता रहे हैं, क्यू का मान क्वेश्चन में अलग अलग दिए रहेंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते रहेंगे, लेकिन टाइप वही होगा, सॉल्व करने का तरीका ये होगा, ठीक है। तो ये दोनों आवेश क्या है, मतलब ये दोनों जो बल हैं वो दोनों सेम ही तो हैं, तो एफ सी ए और एफ सी बी को हम केवल एफ बोल दें, कोई दिक्कत है, बोल दें केवल एफ, दोनों बराबर ही है, केवल डायरेक्शन चेंज है, डायरेक्शन हम लोग देख रहे हैं, हमको पता है, ठीक है। तो हम इन दोनों को एफ बोल देते हैं, हमने कह दिया ये भी हमारा एफ है और ये भी एफ है, ठीक है, इस दोनों को एफ ही बोल दिया क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। तो एफ सी बी और एफ सी ए अलग अलग लिखने से बेहतर है कोई एक नाम दोनों को दे दिया हमने, ठीक है, एफ दे दिया, और चाहो तो आप ऐसे रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये बातें याद रखना है। अब देखिएगा, हमने दोनों आवेश निकाल लिए हैं, हमें चाहिए क्या, हमें दोनों अलग अलग थोड़ी चाहिए, हमें तो सी पर लगने वाला कुल बल चाहिए, परिणामी बल चाहिए, और परिणामी बल का मतलब इन दोनों का परिणामी निकाल लें, एफ सी बी और एफ सी ए का परिणामी निकाल लें। तो एफ सी ए और एफ सी बी का परिणामी निकालें, कैसे निकालेंगे, तो परिणामी निकालने के लिए अभी हमने फार्मूला आपको बताइए है, क्या होता है परिणामी के लिए फार्मूला, आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब पहले वाले का स्क्वायर दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस 2 ए बी कोस थीटा, ठीक है। अब दिक्कत है कि यहाँ पर थीटा कितना होगा, तो थीटा सिंपल सी बात है, ऐसा सवाल ही दिया गया है, ए है ए है ए है, मतलब ये समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, ये तो पता ही है हम लोगों को, ठीक है। अगर ये 60 है तो सिंपल सी बात है यार ये भी 60 होगा, ठीक है। तो थीटा हमारे पास कितना निकला, 60, ठीक है। अब हम इनका परिणामी बल निकालने जा रहे हैं, मतलब बल वो भी कैसा परिणामी, क्या होगा, फार्मूले के अनुसार ए स्क्वायर का मतलब है एफ सी ए का स्क्वायर, आप केवल एफ का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, अगर एफ स्क्वायर आप एफ नहीं लिखते हैं, एफ सी ए लिखना चाहते हैं तो एफ सी ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एफ सी ए स्क्वायर कोई दिक्कत, ठीक है, प्लस एफ सी बी स्क्वायर, ठीक है।
प्लस 2FCA इंटू FCB और इंटू में cos 60। कोनो दिक्कत नहीं दिक्कत। अब आगे चलते हैं। FR निकलने वाला है, FCA का वैल्यू बताओ भाई। FCA का वैल्यू क्या? KQ स्क्वायर अपान A स्क्वायर। FCA का वैल्यू था, इस पर जो स्क्वायर लगा उसका थोड़ी, वो इसको लगा दिया ऐसे। प्लस FCB का वैल्यू बताओ। हाँ, KQ अपान K स्क्वायर, ठीक, प्लस 2FCA और FCB। सोचिए जरा, FCA FCB, अब हम दोनों की गुणा करेंगे। यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, लेकिन जब दोनों की गुणा करेंगे तो स्क्वायर हो ही जाना है। मैं लिख के दिखाऊं कि समझ जाओगे ना भाई। FCA को ये लिखोगे, FCB को ये लिखोगे, दोनों का गुणा कर देंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे लिख देते हैं एक बार, KQ स्क्वायर अपान A स्क्वायर का होल स्क्वायर। FCA और FCB हो गया, इंटू cos 60 का वैल्यू बताओ, 1/2। ठीक, चलें आगे। FR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये सब कॉमन है, कॉमन ले लें। KQ स्क्वायर A स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये कॉमन मिल रहा है। ठीक, यहाँ पर क्या बचा? 1, यहाँ पर क्या बचा? 1, यहाँ पर भाई ये कट गया, यहाँ पर भी बचा 1 ही तो बचा। ठीक है, अब FR बराबर स्क्वायर जब है तो इसको रूट से बाहर निकाल सकते हैं। इसका मतलब है KQ स्क्वायर अपान A स्क्वायर आया बाहर, बचा क्या? रूट में 3 बचा। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में अब K का मान रख लेना, Q का मान जो भी दिया होगा वो रख लेंगे, A का मान अगर दूरी दी होगी तो वो रख देंगे, बस खत्म कहानी। समझ रहे ना? तो इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। केवल फंडा पता होना चाहिए हमें निकालना कैसे है। ठीक है, अब यहीं पर इसी पर बेस एक अगर यहाँ पर दे देता दूसरे प्रकार का क्वेश्चन, यहाँ पर मान लिया अभी मैंने प्लस प्लस लिए थे, यहीं पर मैं कह दूँ ये माइनस है, अब ये माइनस है। अब बताओ C पर लगने वाला बल कितना होगा? अब C पर लगने वाला बल कितना होगा? तो भाई अब की बार डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अच्छा, ये जो F रिजल्टेंट आया है इसका डायरेक्शन कहाँ है? F रिजल्टेंट का डायरेक्शन कहाँ पर होगा? मैंने बताया था ना, ये वाला दोनों बराबर है ना। FCB जितना है उतना ही तो FCA है, और जब दोनों बराबर होते हैं तो उनका डायरेक्शन जो रिजल्टेंट वाले का होता है बीच में होता है, ये FR होगा। ठीक है, मतलब यहाँ से 30 अंश पर होगा और इधर से भी 30 अंश पर ही होगा। ठीक है, तो ये अभी हम लोगों ने देख लिया। अब मैंने बताया यहाँ पर -Q आवेश दे दे तब क्या होगा? ठीक, समझ लो, यहाँ पर दे दिया -Q आवेश। अब बताइए इस आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा? तो सिंपल सी बात है भाई, डायरेक्शन चेंज होगा, वैल्यू थोड़ी चेंज होगा। डायरेक्शन प्लस वाला माइनस वाले को अब की बार आकर्षित करेगा, आकर्षित करेगा तो बल का डायरेक्शन ये हो गया FCA, और B वाला भी आकर्षित करेगा तो ये FCB। दोनों का डायरेक्शन, बल निकालेंगे तो यही फार्मूले से निकलेगा, तो यही दोनों निकलेंगे, यही दोनों का जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो बीच का कोण तो 60 अंश है, 60 अंश है ना, बीच का कोण 60 अंश रखेंगे, फिर यही सॉल्यूशन लाएंगे, फिर यही आएगा। बस इसका रिजल्टेंट जो होगा इधर साइड में दिखाना होगा FR, कहानी का। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रकार के न्यूमेरिकल पर। ठीक है, चलो दूसरा प्रकार का न्यूमेरिकल, नहीं यही प्रकार लेते हैं, एक दूसरा न्यूमेरिकल लेते हैं। त्रिभुज पर नहीं बेस लेते हैं, अब की बार चतुर्भुज पर बेस ले लेते हैं, क्या दिक्कत है ना? देख लेते हैं, उस पर भी देखिएगा। यहाँ पर अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं। ठीक है, एक ये दिया गया है वर्ग, ठीक है, जिसकी प्रत्येक भुजा हमने A ही ले ली है। क्वेश्चन में कुछ भी दी हो सकती है, 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, हम यहाँ पर A लेकर के चलेंगे, कोई वैल्यू लेकर के हम लोग नहीं चलेंगे, क्योंकि वैल्यू तो
हर क्वेश्चन में बदलते रहेगी, ठीक है। तो ये हम लोग यही लेकर के चलेंगे। और सब पर आवेश है भाई, Q है, Q है, Q, Q, ये A है, ये B है, ये C है और ये D। फिर उसने कह दिया फोर्स ज्ञात करिए, किस पर? C पर, एट C, ठीक है। अब हमें फोर्स निकालना है C वाले पर, कितना होगा। इसको कैसे निकालेंगे? तो अब की बार हम फिर वही फार्मूला लगाएंगे, लेकिन हमें देखना है कि ये वाला फोर्स रिपल्सिव फोर्स लगाएगा इधर साइड में होगा ये। इसको हम क्या लिखेंगे बताओ? FCB, CB ना, इसके द्वारा भी लगाया जाएगा भाई, क्या होगा? FCD, और इसके द्वारा भी लगेगा। तो इसके द्वारा जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में जा रहा होगा? ऐसे जाएगा ना, FC, ठीक। अब 3 फोर्स लग रहे हैं। अब हमें अगर बिंदु C पर स्थित आवेश Q पर लगने वाला अगर कुल बल निकालना है तो हमें इन तीनों का परिणामी निकालना होगा। अब तीनों का परिणामी कैसे निकालेंगे ये देखना है हम लोगों को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? CD निकालेंगे, CB निकालेंगे और CA निकालेंगे। तीनों निकाल लेते हैं पहले। हमारे ख्याल से CD और CB बराबर होने चाहिए। CB और CD बराबर होंगे क्योंकि दूरियां बराबर हैं, आवेश समान है, तो ये दोनों बराबर होंगे। एक ही को निकाल लेंगे, दोनों को उसी को मान लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं FCB या फिर FCD, दोनों बराबर, ठीक है। कितने होंगे? K, Q1 Q2 को Q स्क्वायर लिख दें अपान R स्क्वायर को, कोई दिक्कत है नहीं। FCB और FCD दोनों निकल आए, इतना होगा। FCA निकाल लेते हैं। FCA निकालने के लिए पहले दूरी पता होनी चाहिए, दूरी पता होनी चाहिए। ये दूरी होगी कितनी? तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग कक्षा 8 से पढ़ते चले आ रहे हैं। ये कितना? आधार A, लंब A, कर्ण कितना? A√2। जैसे अगर कभी दे दे, ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखो, ये 10 दे दिया, ये 10 दे दिया, ये पूछ दिया तो 10√2, समझ रहे ना। अगर ये दे दे, ऐसे मान लिया ये 5, ये 5, तो ये 5√2 लगा दो, कहानी खत्म है, ठीक है। तो ये कितना हो गया? A√2, ठीक। दूरी पता चल गई। FCA निकाल लो, FCA निकाल लो। FCA इक्वल K, Q1 Q2 को Q स्क्वायर लिख दें अपान R स्क्वायर को, अब की बार हम R स्क्वायर नहीं, A√2 का ये होगा ना। तो FCA क्या हो जाएगा? KQ स्क्वायर अपान √2 का स्क्वायर 2 और A स्क्वायर, ठीक। तीनों बल निकल आए हैं, लेकिन इन तीनों का परिणामी हमें चाहिए। अब परिणामी इन दोनों तीनों का हम कैसे निकालेंगे? तो हमारे दिमाग में एक बात आई कि FCB और FCD दोनों इक्वल हैं, और दोनों इक्वल हैं और दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री, ठीक। तो पहले हम इन दोनों का परिणामी निकाल लें, और जो परिणामी निकल के FCD और FCB का आएगा वो इसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में CA है, ये डायरेक्शन में होगा। फिर CA और उस परिणामी का परिणामी निकाल लेंगे, समझ रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? CD और CB का परिणामी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे FCB व FCD का परिणामी बल, ठीक है। परिणामी बल F क्या लिखें? FR1 लिख दें। तो फाइनल वाले को जो लिखेंगे, फाइनल रिजल्ट होगा, उसको केवल R लिख देंगे, क्या दिक्कत, ठीक। ये केवल R, चलो लिख लो, FR लिख दिया। चलो FCD और FCB का परिणामी क्या हो गया? FR इक्वल कैसे निकालेंगे? फार्मूला तो हमारे पास यही है ना, क्या होगा? FCB का स्क्वायर प्लस FCD का स्क्वायर प्लस 2FCB इंटू FCD इंटू cos 90 डिग्री। 90 अंश का है ना कोड इनके बीच में, तो 90 डिग्री लिख दिया। cos 90 का वैल्यू 0,
अगर cos 9 0 होता है तो ये 0 पूरा हो गया, फिर तो गुणा हो गया, ये पूरा 0 हो गया। हमारे पास ये दोनों टर्म बचे, एफ आर इक्वल एफ सी बी का स्क्वायर क्या होगा, के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये हो गया 0। ठीक, इनको जोड़ दिया तो 2 हो गया, या फिर कॉमन लेना चाहते तो कॉमन ले लो और स्क्वायर है बाहर आ जाएगा। तो क्या बचे, के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर बाहर आ गया, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक। ठीक, ये आ गया इन दोनों का परिणामी। किनका परिणामी, सी डी और सी बी का परिणामी। अभी अभी ये बचा है। अब जरा बताइए जो एफ आर है वो एफ आर यही तो है, इसी डायरेक्शन में तो होगा। एफ आर और एफ सी ए के बीच का कोण कितना होगा, जब सेम डायरेक्शन में दो चीजें होती हैं तो उनके बीच का कोण क्या होता है, 0। तो अब की बार हम कह सकते हैं कि एफ आर व एफ सी ए का परिणामी जो होगा वही सी पर लगने वाला कुल बल होगा। ठीक है, परिणामी बल। तो कैसे निकालेंगे ये, एफ केवल एफ लिख देते हैं अब की बार परिणामी को, क्योंकि एफ आर तो यहीं पर लिख चुके हैं। एफ इज इक्वल टू, इन दोनों का परिणामी कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास फार्मूला है। फार्मूला क्या है, एफ आर स्क्वायर प्लस एफ सी ए स्क्वायर प्लस 2 एफ आर इंटू एफ सी ए इंटू कॉस 0 होगा ना, आपकी बार 0 होगा। चलो एफ इक्वल एफ आर कितना, स्क्वायर है तो ये क्या बन जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। ठीक, एफ सी ए कितना, एफ सी ए कितना भाई निकाला था ना, ये है, ये लिखा के क्यू स्क्वायर अपान 2a स्क्वायर का स्क्वायर इंटू में, उधर साइड में दिख रहा है, जगह है, जगह है, लिख जाएगा। चलो 2 एफ आर कितना, एफ आर का वैल्यू कितना है, तो एफ आर का वैल्यू है के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर रूट 2 इंटू में एफ सी ए कितना है, नहीं दिख रहा है। चलो इस वाले टर्म को हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं 2 लिखा, ये एफ आर का वैल्यू लिख दिया के क्यू स्क्वायर रूट 2 अपान ए स्क्वायर इंटू में एफ सी ए लिख दिया के क्यू स्क्वायर अपान 2a स्क्वायर इंटू में कॉस 0 का वैल्यू 1। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अब देखिएगा ये 2 और ये 2 तो खत्म है, खत्म है। ठीक, और ये दोनों चीज़ें होल स्क्वायर में हो ही जाएंगी, रूट 2 अलग हो जाएगा। ठीक है, ये भी स्क्वायर में, ये भी स्क्वायर में। पहले हम लिख देते हैं एक बार, एफ इक्वल, ध्यान से देखिए, के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर का स्क्वायर, ये अलग कर दिया, और रूट 2 का स्क्वायर तो 2 हो जाएगा। ठीक, ये वाली चीज इसमें अलग कर दे रहे हैं सब, के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर अलग कर दिया, और ये 2 का स्क्वायर 1/4 तो हो जाएगा, अलग कर रहे हैं। जो हमें कॉमन मिल रहा है उसको हम अलग लिख ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर बताइए के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर का स्क्वायर अलग, रूट 2 लिखा रहेगा। ठीक, अब क्या करें, एफ इक्वल, ये चीज़ कॉमन मिलेगी और स्क्वायर है रूट से बाहर आ जाएगी, तो के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर हो गया रूट से बाहर। यहाँ पर बचा 2, यहाँ पर बचा 1/4 और यहाँ पर बचा रूट 2। ठीक, अब हम इसको क्या कर देते हैं, 4 दूनी 8 1 9, कितना हो गया 9/4 प्लस रूट 2। ऐसे छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, वैल्यू होते तो हम लोग लिख लेते, वहाँ पर रख देते वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ गया हमारा। समझ रहे हैं ना?
तो आसानी से इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग और देख लेते हैं। अभी यहाँ पर तो ऐसा क्वेश्चन दे दिया, यहाँ पर अगर माइनस दे दिया होता तो क्या होता, डायरेक्शन चेंज हो जाता, केवल आंसर वही आना है, ये इधर आ जाता, ये इधर आ जाता, ये इधर आ जाता, सिंपल, ठीक है। लेकिन एक प्रकार का और जो क्वेश्चन देता है इसमें, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन और आता है जो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन इस प्रकार का दे देगा, इसी प्रकार का क्वेश्चन दे देगा, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, ये ए, ये बी, सी, डी, और इसके सेंटर पर दे देगा आवेश एक क्यू है, ठीक है। बीचों बीच में आवेश दे दिया गया है क्यू, अन्य आवेश। अब कह देगा इस पर स्थित, मतलब इस पर लगने वाला बल बताइए भाई, इस क्यू पर लगने वाला बल बताना है, बीचों बीच में दे दिया इस पर, ठीक है। इस पर लगने वाला बल बताना है आपको, कैसे निकालेंगे, कितना होगा, तो इसमें कोई भी सोचने समझने वाली बात ही नहीं है। जैसे ऐसे देखेंगे तो उत्तर बता देंगे, लगने वाला बल 0। क्यों 0 होगा, तो सिंपल बात है, ध्यान से देखिएगा जरा। मान लिया ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, तो भाई ये कितना होगा, a√2 होगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखेंगे तो a√2 की आधी, a√2 की आधी का मतलब क्या हो गया, a√2 का आधा मतलब बटे 2, इसको काट दें तो √2 आएगा, मतलब a/√2, अर्थात हम इसको क्या लिख सकते हैं, a/√2, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये भी a/√2, यहाँ से यहाँ भी a/√2, a/√2, ठीक है। बराबर दूरियाँ हैं, बराबर दूरियाँ हैं, तो इनके बीच में लगने वाले, इसके द्वारा इस पर जो बल लगेगा वो, इसके द्वारा इस पर जो बल लगेगा वो भी, चारों बल आपस में बराबर होंगे। अब डायरेक्शन देख लो बस इन लोग की, क्यू पर लगने वाला बल डी के द्वारा ये होगा, क्यू पर लगने वाला बल बी के द्वारा ये होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, एक मतलब क्यू पर लगने वाला बल ए के द्वारा ये डायरेक्शन होगा, ठीक है, और इसके द्वारा लगने वाला बल की डायरेक्शन ये होगा। बराबर बल होंगे, जब बराबर बल होंगे और दोनों विपरीत दिशा में होंगे तो उनका परिणामी क्या होगा, 0। भाई सिंपल बात है, एक निकाय है, एक बल इधर लगाया जा रहा है, एक बल इधर लगाया जा रहा है, ठीक है। एक बल इधर लगाया जाए, एक बल इधर लगाया जाए, और दोनों बराबर लगाया जाए, एक लोग इधर खींचो, एक लोग, तो जब भी दो बल विपरीत दिशा में लगते हों और बराबर हों तो उनका परिणामी क्या होना है, 0 होना है। ये वाला बल बराबर है और विपरीत दिशा में है, तो परिणामी क्या होगा इन दोनों का, इन दोनों का परिणामी 0, इन दोनों का परिणामी 0, कुल बल क्या हो गया, 0, ठीक है। तो कभी भी इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन दे दे कि एक आवेश, मतलब एक गोला है जिस पर इस प्रकार से एक समान रूप से आवेश है और सेंटर में पहुंच दे, बल कितना होगा इस पर, तो आंसर दे देना 0, कोई सोचने नहीं। ऑप्शन में अगर क्वेश्चन दे दे इस प्रकार का, तुरंत मारा 0, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रायंगल का भी दे दे, इस तरह से दे दिया, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, बल बताइए 0, ठीक, समझ रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग 0 दे देंगे, लेकिन दिक्कत तब होगी जब एक आवेश का साइन चेंज कर देगा, यहाँ पर कर दिया माइनस, अब बताओ, अब प्रॉब्लम बन गई, ठीक है। अब 0 नहीं कह सकते, अब कितना होगा ये देख लेते हैं, और इसके बाद में हम लोग क्लास यहीं पर एंड करेंगे, ठीक। देखिएगा, ध्यान से देखो, ए बी सी डी और आवेश दे दिए गए प्लस क्यू माइनस क्यू दे दिया और इसको प्लस क्यू दे दिया, और यहाँ पर एक आवेश रख दिया कैपिटल क्यू, ठीक। इस पर लगने वाला बल मतलब पूछ दिया फोर्स एट क्यू, ठीक, कितना होगा, मतलब इस क्यू पर बल कितना होगा।
तो अभी भी हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सोचना है थोड़ा, ध्यान से देखो जरा। तो हम लोगों को क्या निकालना, फोर्स एट क्यू। कैसे निकालेंगे, तो अभी हम लोगों ने ये जान लिया है कि क्यू पर लगने वाला बल इसके द्वारा इस डायरेक्शन में, सॉरी इस दिशा में होगा एफ डी, ठीक। अरे क्यू है, लिख दो यार, डी पर डी कह दो। ये क्या होगा, दोनों बराबर होंगे और विपरीत दिशा में, तो इनका तो परिणामी जीरो हो ही जाना है। मतलब अगर इनका परिणामी जीरो हो जाना है तो इनसे अब हमारा कोई लेना देना नहीं रहा है, ठीक है। हमें लेना देना इनसे है अभी। इसका डायरेक्शन बताओ भाई, एफ ए का डायरेक्शन यही तो होगा, एफ ए का डायरेक्शन ये होगा। और सी पर माइनस आवेश है, ये आकर्षित करेगा, एफ सी का भी डायरेक्शन ये होगा। अब विपरीत दिशा में है नहीं, जब विपरीत दिशा में नहीं तो अब तो ये जीरो नहीं होंगे, जीरो नहीं होंगे तो इनका परिणामी निकालना होगा। एफ ए और एफ सी का वैल्यू होगा कितना, तो होंगे तो बराबर ही आवेश, मतलब बल तो बराबर होंगे। जितना यहाँ पर लग रहा होगा ए के द्वारा उतना ही सी के द्वारा, दिशा भी सेम है, समझ रहे ना, क्योंकि इसकी दूरी और इसकी दूरी तो बराबर है और आवेश बराबर हैं। तो निकाल लेते हैं जरा एफ ए कितना होगा। एफ ए कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला बताओ भाई सत्यम, हाँ बताओ। अच्छा, एफ ए कैसे निकालेंगे, इसके द्वारा इस पर कितना बल लगेगा, कैसे निकालेंगे, देखो ये है पढ़ाई। मस्ती कर लो मस्ती, बाद में याद करोगे। कूलाम का नियम लगाएंगे ना, यहाँ भी इसके द्वारा कितना बल लग रहा है, क्या होगा के Q1 Q2, तो Q1 मतलब Q, Q2 मतलब कैपिटल Q अपान आर स्क्वायर, ये दूरी बता दो भाई। तो अभी हमने बताई थी ना, हाँ ये कितना होगा, a/√2 होगा ना, तो ये हो जाएगा a अपान √2 का स्क्वायर। एफ ए इतना ही होगा और एफ सी भी इतना ही होगा तो इतना ही दूर। फिर वही क्यों रखेंगे, माइनस क्यों नहीं रखना है, हमने बताया था सवाल लगाते समय हम लोग निशान नहीं रखेंगे उनके, माइनस हो या प्लस हो उससे कोई मतलब नहीं, केवल ये डायरेक्शन दिखाता है, ठीक है। हम लोग निशान या चिन्ह उस समय लेंगे जिस समय हम लोग वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पढ़ेंगे। जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, अभी आगे चलेंगे चैप्टर 2 में, उस समय हमें आवेश रखते समय उनके साइन को साथ में लिखना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज और कुछ भी निकालते समय हम साइन नहीं रखेंगे इनके, ठीक है। तो ये एफ ए हो गया और यही निकलेगा हमारा, इतना ही निकलेगा एफ सी भी। अब इन दोनों का परिणामी निकालना है, कैसे निकालेंगे, वही फार्मूला हमारे पास परिणामी के लिए। आप बताओ भाई, अब बताइए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, एफ ए स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर प्लस 2FA/FC इंटू कॉस 0। दोनों का डायरेक्शन सेम है तो एंगल क्या, 0। एफ आर इक्वल दोनों का वैल्यू के क्यू अपान a स्क्वायर अपान 2, स्क्वायर कर दिया है, ठीक है। चलो इसका भी वैल्यू वही के क्यू अपान a स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर प्लस 2 FA/FC दोनों रखेंगे तो सेम फिर स्क्वायर हो जाएगा, सही है ना। के क्यू अपान a स्क्वायर अपान 2 का स्क्वायर और cos 0 का वैल्यू एफ आर इक्वल, ये चीज़ कॉमन मिलेगी, बाहर कर दें होल स्क्वायर है, के क्यू अपान a स्क्वायर बाई 2, रूट में क्या बचा 1, यहाँ पर क्या बचेगा 1, यहाँ पर क्या बचेगा 2, ठीक है। तो ये बन जाएगा एफ आर इक्वल 2 पलट के भाई ऊपर आएगा 2 के क्यू अपान a स्क्वायर इंटू में 4 को बाहर कर सकते हैं अभी तो हम, तो ये क्या बन जाएगा 2 के क्यू अपान a स्क्वायर इंटू 2, तो ये बन गया 2 2 जा 4 के क्यू अपान a स्क्वायर, ये हमारा फोर्स आ गया, ठीक है। तो इस तरह से निकाल लेंगे, अगर नोट करना चाहते हो तो कर लीजिए, नहीं तो छोड़ो। और आज की क्लास में बस इतना ही, ठीक। इसी प्रकार से न्यूमेरिकल जब आएंगे आगे बुक में मिलेंगे तो ऐसे ही हम लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम लोगों को पता चल गया कि कूलाम का नियम कैसे अप्लाई करते हैं। अभी एक प्रकार का और न्यूमेरिकल है कि 2 आवेश दे देगा और एक पूछेगा कि तीसरा आवेश हम कहाँ पर रखें कि इस पर लगने वाला परिणामी बल 0 हो जाए,
एक इस प्रकार का आता है क्वेश्चन, वो भी कल देख लेंगे और फिर आगे की चर्चा करेंगे। ठीक है, चलो आज क्लास में बस इतना ही।